बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम मेंबरान सेनेट, कौमी असम्बली, मैं सबसे पहले तो अपने मुंतखब होने वाले कौमी असम्बली के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और समझता हूँ कि एक बहुत सख्त लड़ाई लड़ के आप यहाँ पे पहुँचे हैं। शहबाज साहब ने जो अभी गुफ्तगू की है वो यकीनन बहुत उम्दा गुफ्तगू थी और बड़े जोश व खरोश में उन्होंने अपनी तकरीर की है। मैं इस हॉल में कई सालों से आ जा रहा हूँ और सबसे पहले तो मैं 1990 में यहाँ पे आया था। आप में से कई हजरात उस वक्त मेरे साथी थे। जी, मैं 1990 की बात कर रहा हूँ। 1990 का उन्होंने 1990 की बात की मैंने और उसके बाद फिर आते जाते रहे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा पहला दौर भी एक बहुत अच्छा दौर था और बड़े बड़े मंसूबों का आगाज़ उसी दौर से शुरू हुआ था। अगला दौर हमारा एक फिर बहुत अच्छा दौर था और तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम अगला दौर जीत कर आए थे और उसमें फिर अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत भी बना। फिर तीसरा दौर आया तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा एक दौर रहा और आप जानते हैं कि तीसरा दौर हमारी एक लंबी जुदाई के बाद आया। हम 7 साल मुल्क से बाहर रहे और हमारी पार्टी के ऊपर जो जुल्म ढाया गया वो भी आप जानते हैं अच्छी तरह से, और जिस तरह से जेलें काटी, मुकदमे झेले, तो कामयाबी अल्लाह ताला ने दी। फिर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सादा अक्सरियत से ज़्यादा हासिल करके हम खुद मुस्लिम लीग नून ने गवर्नमेंट कायम की और फिर उस दौर में जो एक मिसाली तरक्की जो हो रही थी मुल्क की, उसकी मिसाल शायद माजी में कम ही मिलती होगी और अगर मिलती भी होगी मिसाल तो फिर हमारे पिछले अदवार की मिसाल मिलती होगी जो उससे पहले गुजर चुके थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने आपका वास्ता जो है वो इस दफ़ा भी एक ऐसे लोगों से पड़ा है जिनकी जहनीत मुझे आज तक समझ नहीं आई और वो लोग हैं कि पिछला इलेक्शन जब हम जीते 2013 वाला, तो शुरू से ही धांधली 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 की रट लगनी शुरू हो गई। 35 पंक्चर का आपने सुना होगा, वो हर रोज़ 35 पंक्चर की बात किया करते थे। और फिर गवर्नमेंट जब बनी, गवर्नमेंट से पहले अभी वो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, तो वो ज़ख्मी हो गए इलेक्शन कैंपेन में नीचे गिर के। हम सबसे पहले पहुंचे हस्पताल में उनकी मजाज पुरसी के लिए। हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया। जब गवर्नमेंट हमारी जीत गई, हमारी पार्टी जीत गई, तो उसके बाद फिर मैं उनके घर गया। यानी मैं ये समझता हूँ, और जो कि मैं समझता रहा हूँ, कि सारी सियासी ताकतों को एक किसी अपना ख़ास एजेंडे के लिए काम करना चाहिए। अपनी अपनी सियासत ज़रूर करें, सियासत में मुखालफत भी उसका एक जुज़्व है, वो ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान को और निज़ाम को ख़तरे में न डालें। मैं घर यहाँ पर गया, जानते हैं सब, बनी गाला में, और फिर अपना वहाँ पे मीटिंग हुई और हमने
डिस्कस किया कि जी सबको मिल के इकट्ठे चलना है, तो तय हुआ कि जी इकट्ठे चलेंगे। और उसके बाद हमने अपना काम शुरू किया। हम अपना मसरूफ़ हो गए बिजली की लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए, क्योंकि वो वादा था हमारा कौम से। और जब कौम से वादा किया था तो मुझे मालूम था कि इतना पैसा पाकिस्तान के ख़जाने में नहीं है कि हम एक या दो पावर प्लांट से ज़्यादा लगा सकें। हमें इस बात का शिद्दत से एहसास था कि इसके लिए हमें यकीनन और भी ज़राए तलाश करने पड़ेंगे, जो या अपना पेट काट के हमें बिजली के कारखाने लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग जो है वो संगीन तरीन मसला था। उस वक्त दहशत गर्दी एक संगीन तरीन मसला था, और पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालना एक अजीम एक बहुत बड़ा मसला था। डार साहब बैठे हुए जानते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था। उस वक्त पाकिस्तान फाइटफ के अंदर ग्रे लिस्ट में आ चुका था, और उसको बाद हमने वाइट में लेके आए। और फिर उसके बाद हमने जो है वो ये इन सारे मसाइल को हल करने के लिए अपना काम शुरू किया। अभी मैं बनी गाला में उनको मिलकर आ रहा हूँ, तो चंद हफ्तों के बाद पता लगता है जी कि एक इत्तेहाद बन गया है लंदन में, और वो मौलाना ताहिरुल कादरी साहब भी और मौसूफ भी और फिर कुछ और लोग भी उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर धरनों का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैंने कहा मैं तो भी चंद दिन पहले तो मैं मिल के आया हूँ, धरने किस बात के? तो क्यों धरनों की कौन सा माहौल है? तो देखते देखते धरने शुरू हो गए, और धरने आपने भी देखे, मैंने भी देखा। कहा गया कि इस वज़ीर आज़म के गले में पट्टा डाल के हम यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से खींच कर बाहर लाएंगे। मैं उन दिनों में कहीं छोड़ के नहीं गया, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रहा। और मुझे मेरे लोगों ने कहा जी कि आप यहाँ से कम शिफ्ट हो जाएं या लाहौर चले जाएं कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा नहीं, इधर ही रहेंगे। धरने शुरू हो गए, और उधर से दहशत गर्दी एक ज़ोरों पे थी, उधर से लोड शेडिंग ज़ोरों पे थी, उधर से हमने मोटरवेज बनानी थी, हमने कई दूसरे मंसूबे लॉन्च करने थे जो कि हमने किए। हम उनके बावजूद धरने होते रहे, हम मोटरवेज बनाते रहे, धरने होते रहे, हम लोड शेडिंग का खात्मा करते रहे, धरने होते रहे, हम बिजली के कारखाने लगाते रहे, और धरने होते रहे, और हम दहशत गर्दी का मुकाबला करते रहे। और आप देखें कि धरने 4 महीने, चाइनीज़ प्रेसिडेंट को जिक्र किया है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है उनकी विज़िट पोस्टपोन हुई, और ये पोस्टपोन विज़िट का होना एक हमारे चाइनीज़ दोस्त मुल्क के सदर का कोई छोटी बात नहीं थी, बड़ी अफसोसनाक बात थी। और फिर उसके बाद उन धरनों के बावजूद, उन एहतजाजों के बावजूद, वो गाली गलोच के बावजूद, माहौल ख़राब करने के बावजूद, हमने अल्लाह के फजल करम से सारी कमिटमेंट्स अपनी कौम से पूरी की, और हमने डिलीवर किया अल्लाह के फजल करम से। 2017 तक मेरे, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब मुझे फ़ारिग किया, वो क्यों फ़ारिग किया, वो कौन जज थे, वो मुझसे ज़्यादा मेरा ख्याल ये पूरी कौम जानती है। वो क्या केसेस थे, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। कभी मैंने सुना, ना कभी आपने सुना होगा कि किसी मुल्क में कभी ऐसा होता है। यहाँ हुआ, हमने देखा। और फिर आज क्या वो जज जो हैं वो किसी को मुंह दिखाने के लायक हैं आज? और उनमें से एक जज जो है वो, जो अगले चंद महीनों में जिसने चीफ जस्टिस बनना था पाकिस्तान का, वो रिज़ाइन करके घर चला जा रहा है। अब अंदाज़ा करें ये क्या है। ये वो जज थे जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, साकिब निसार साहब ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। आज कहाँ हैं वो, बताएं? जिनके बेटे के बारे में आपने उन दिनों में ख़बरें सुनी कि वो टिकट के वो पैसे वसूल कर रहे हैं,
और फिर उसके बाद बाकी जो दीगर जज जिन्होंने हमें सिसिलियन माफिया का और जिन्होंने हमारे लिए बड़े अजीब व गरीब अल्फाज कहे कि जो कि किसी जज से तवक्को नहीं की जा सकती, ये अल्फाज उन्होंने कहे और लगता है जैसे गुस्से से निकाला मुझे। भाई क्या गुस्सा था, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था भाई, क्या किया था मैंने। उसमें और भी प्लेयर्स थे, शहबाज साहब ने अभी जिक्र किया, और भी प्लेयर्स थे। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। जो ये दिन देख रहे हैं आज, जो आज ये कौम जो दिन देख रही है, ये सब उसी का नतीजा है। वरना 2017 में तो ऐसा लग रहा था कि 2018 में जो इलेक्शन होगा इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून फिर जीतेगी, हर बंदा जानता है ये, और कि फिर जीतेगी मुस्लिम लीग और ज़्यादा अक्सरियत से आएगी वापस। लेकिन ये नुकसान मुस्लिम लीग नून को नहीं पहुंचाया उन्होंने, नवाज शरीफ को नहीं पहुंचाया, मुल्क को तबाह व बर्बाद किया। पता नहीं कौन सा बदला लिया मुल्क से। अभी आज मेरा ख्याल है कि आप अपना एक आग का समुंदर पार करके आप यहाँ पहुँचे हैं। ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने शुरू में कहा था कि मैं इस हॉल में कई मरतबा आया हूँ, लेकिन इलेक्शनों के बाद बड़ा एक अप बीट किस्म का यहाँ हमारा होता था जो मूड, लेकिन वो उसमें और आज में बहुत फ़र्क है। आज एक बहुत चौमुखी लड़ाई लड़के आप यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये मैं ऐसे लोगों से हमारा वास्ता था। अगर आप जो है ना वो ये जो आप कुछ भी कर लें, आप यानी कि जब भी आप जीतेंगे उनका रवैया वैसा ही होगा जो आज देखने में आ रहा है। उनका 2013 में भी रवैया था कि जी ये पंक्चर लगे हैं अपना 35 पंक्चर। उनका 2013 में भी यही था जी कि ये धांधली हुई है, धांधली। और फिर पूछें आप अपना वो जो बहुत अच्छे नाम के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस नासरुल मुल्क, जिन्होंने कहा जी कि सब ये कुछ कोई 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है, यानी कि एक थप्पड़ मारा उनके मुंह के ऊपर, लेकिन उनको फिर भी इसका कोई एहसास नहीं हुआ। वो सारा 4 साल 5 साल वो हमारे ख़िलाफ़ और निज़ाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे, साजिशें। और कभी उधर से आ रहा है लॉन्ग मार्च और वहाँ आके जी खड़ा हो गया जी, वहाँ पे अटके पुल के ऊपर खड़े हैं जी। इधर दाखिल इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए वो और लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई मुझे बताएं आप कि वो आप अपने सूबे से जो चीफ मिनिस्टर आपने मुंतखब करवाया था, हालांकि मौलाना साहब ने मुझे कहा था, फजल रहमान साहब ने, कि हम मिलके आपसे हुकूमत बनाते हैं। हमने कहा कि नहीं, इनके पास अगर अददी तादाद ज़्यादा है तो इन्हीं को बनाने दें। तो वो आ रहे हैं, हुकूमत का वहाँ का सरबराह आ रहा है अपने लोगों को लेके इस्लामाबाद पे हल्ला बोलने के लिए, हमला करने के लिए। कभी ऐसा सुना है, कभी देखा है ऐसा कि एक चीफ मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और फिर हमला करने की का मंसूबे बना रहे हैं? तो ये सारा कुछ क्या था ये? हमने तो भाई हर मौके पे आपको हमने दावत दी है। हमने आपको कहा कि भी आप टीम के साथ मिल के चलें, हम आपको ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं और देंगे, आइंदा भी देंगे। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने करके दिखाया और पूरी कौम ने देखा है। तो आप चाहे जितना भी वज़ू करके पाक साफ होके आए हैं, उन्होंने वही इल्ज़ाम लगाना है जो वो आज लगा रहे हैं। उनके किसी भी इल्ज़ाम से ना डरना चाहिए, ना घबराना चाहिए। और आपने देखा कि अपने दौर में बद तहजीबी, बदतमीज़ी, बद कलामी और इस तरह के, ओ आईजी तुम्हें मैं जेल में डालूंगा, ओ फलां चीफ सेक्रेटरी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये कुछ तरीका बात करने का? ये जो इन असेंबलियों में बैठने वाले क्या इस लहजे में बात करते हैं? इस मुल्क के वज़ीर आज़म तुम अगर बने हो तो इस लहजे में बात करते हो? कम से कम और नहीं तो कौम को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, ये कौम के बच्चों को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, उनको तो बदतहजीबी बदतमीज़ी ना सिखाओ उनको। वो तो
अभी पढ़ लिख के उन्होंने जवान होना है, अब अभी से वो ये कल्चर सीखेंगे तो वो किधर जाएंगे, उनका क्या मुस्तकबिल होगा। और फिर आपने अपने दौर में मुझे बताएं 3 साल 4 साल में किया क्या है, कौन सा मंसूबा लॉन्च किया हुआ आपने। अभी शहबाज साहब ने गनवाया कि हमने मोटरवेज बनाई, हमने अपना सड़कें बनाई, हमने सिर्फ पंजाब में नहीं, हमने अल्लाह के फजल से बलूचिस्तान में बनाई, हमने अल्लाह के फजल करम से KPK में बनाई, हमने सिंध में बनाई, हमने पंजाब में बनाई, हमने यहाँ पे बनाई गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, कोई जगह छोड़ी नहीं हमने। लवारी टनल कहाँ है, KPK में है। और ये जो गिलगित स्कर्दू जो हाईवे वो कहाँ है, जिस पे 50-60 अरब रुपया लगा था, 3-4 अरब रुपया उस सूबे का बजट है, एक मंसूबे पे हमने 50 अरब लगा दिया। ये हमने, हमारी एक पूरे मुल्क की खिदमत की सोच थी जिसको हमने अमली जामा पहनाया। हमने तो नहीं सोचा कि जनाब फलां गवादर है तो गवादर को हमने भरपूर डेवलपमेंट की। और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो मोमेंटम जो हमने शुरू किया था 1990 की बात तो दूर की है, अगर वहाँ से काउंट करें और अनइंटरप्टेड अगर वो मोमेंटम जारी रहता, आप यकीन करें आज पाकिस्तान इस खित्ते की बहुत बड़ी ताकत होता। हम तो कब के 20 जो G20 होगी, G20 है ना, G20 में पहुंच चुके होते कब के। और चले 1990 छोड़े, 24 नंबर पे हम आ चुके थे, तो 20 पे आना तो मुश्किल बात नहीं थी। तो अगर छोड़ दें बाकी 1990 से हमने जो किया, हमने बल्कि ये बुनियादें मोटरवेज की 1990 से रखी हुई हैं, और हर मोटरवे पे मुस्लिम लीग नून का मोहर लगी हुई है। किसी और की मोहर बता दें अगर कोई है तो हम बिल्कुल हम तस्लीम करेंगे। हर बड़े मंसूबे पे मुस्लिम लीग नून की मोहर लगी हुई है। ये मैं कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने अभी कहा है। तो मैं समझता हूँ जी कि हमने तो अल्लाह के फजलो करम से अपना जो है वो सारा ज़ोर डेवलपमेंट पे लगाया, पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद पे लगाया। 10-10 रुपए किलो सब्जियां बिकती थी उस ज़माने में, और 1.5-2 रुपए यूनिट बिजली का रेट था, और डॉलर 104 रुपए पे बांध के रखा हुआ था हमने। कौन नहीं, सब ये सब कौन बातें आप जानते नहीं। और किसके ज़माने में डॉलर 104 से बाहर निकला और फिर 150-200 से भी आगे तजावज़ कर गया। याद रखें, ये बहुत बड़ा जुल्म ढाया अपने मुल्क के ऊपर हमने। और जो भी इनको लेके आए, जो भी इनके साथ मिलके जिन्होंने इनको आकर लाभ बिठाया, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े मुजरिम हैं। और आज पाकिस्तान को ठीक करना एक जान जोखों का काम नज़र आता है, इतना मुश्किल काम नज़र आता है। मैं तो शहबाज शरीफ साहब को बहुत शाबाश देता हूँ, जो इन्होंने जिस तरह से वो 1.5 साल चलाया है मामलात को और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। मैं समझता हूँ कि इन्हीं का हौसला है, इन्हीं की हिम्मत है जिन्होंने करके दिखाया है, और पाकिस्तान को मुश्किलों से जो है ना वो निकालने की भरपूर कोशिश की इन्होंने। तो मैं समझता हूँ जी कि ये हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मैं समझता हूँ कि लॉजिक को नहीं समझते, ना मानते हैं। उनके नज़दीक लॉजिक कोई चीज़ नहीं है। तो हमें अपना जो है ना वो, अब वक्त आ गया है, हाँ, मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। और पाकिस्तान के अवाम जो है वो, सबसे बड़ा मसला उनका महंगाई का है। और मैं 1985 में मैं जब चीफ मिनिस्टर था, तो 1988 में फिर जब इलेक्शन हुआ तो
पीपल्स पार्टी मुकाबले पे थी और हम मरकज़ हार गए। पंजाब में हम सबसे बड़ी पार्टी थी, हमने वहाँ गवर्नमेंट अल्लाह के फजल करम से बनाई। फिर अल्लाह ने मौका दिया, हमने मामलात को सही तरह से चलाया और 1990 में दिसंबर में अल्लाह ताला ने फिर दोबारा हमें पहला मौका दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। तो वो कारकर्दगी जो हमने उस वक्त दिखाई थी अल्लाह के फजल करम से, उसका समर हमें मिला है। और मैं समझता हूँ कि आपके अगले पहले जो हैं 1.5-2 साल ज़रा मुझे महसूस होता है कि मुश्किल के होंगे। इस मुश्किल में हमने बिल्कुल इस तरह से रहना है जी, एक होकर, और अपने मुखालफिन का भरपूर मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में इन मुश्किलात से बाहर निकल जाएगा। और इंशाअल्लाह निकल जाएगा। और फिर उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आपके नज़दीक और कौम के नज़दीक बहुत अहमियत के हामिल होंगे। हमने मिलकर पाकिस्तान के ज़ख्म भरने हैं। पाकिस्तान बहुत ज़ख्मी है, इस वक्त बहुत ज़ख्मी है। और मैं पिछले कई डेकेड से, कई दहाइयों से मैं ये देख रहा हूँ, इस तरह का ज़ख्मी पाकिस्तान मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो इस मुल्क को मुसीबतों से निकालना है, इस मुल्क को मुश्किलों से हमने निकालना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये 1.5-2 साल डिफ़िकल्ट होंगे, जिसमें डिफ़िकल्ट फ़ैसले भी करने पड़ेंगे आपको, लेकिन इंशाअल्लाह आप उसके बाद यकीनन अल्लाह के फजल करम से निकलेंगे। लेकिन नीयत नेक होनी चाहिए। नीयत अगर नेक होगी तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेगा। हमने 24 करोड़ आवाम को सुकून देना है, बिजली गैस के बिलों को कम करना है, अपनी रुपए की कीमत को ठीक करना है। मुल्क के अंदर जो है वो ये जो पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है अपने। और फिर वो बहुत तदब्बुर के साथ एक सोचे समझे एजेंडे के तहत अगर आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल ये सफ़र बड़ा आसान हो जाएगा। मैं यकीनन शहबाज साहब की बहुत तारीफ़ करूँगा कि जिस हिम्मत हौसले के साथ इन्होंने ये पिछला 1.5 साल गुजारा है, इन्हीं की हिम्मत है। इनकी जगह मैं होता तो मैं शायद ना चल सकता। और अभी भी अल्लाह के फजल करम से इन हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। और मुझे उनको बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं। और इनके साथ साथ जनाब सरदार एयाज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार करेंगे। सरदार एयाज सादिक साहब जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्पीकरशिप को चलाया है और हाउस के स्पीकर रहे हैं। बहुत कामयाब स्पीकर के तौर के ऊपर उन्होंने अपना वक्त गुजारा है। और एक काबिल भी हैं, अहलियत भी है, सलाहियत भी है, तजुर्बा भी है।
और पार्टी के साथ कमिटमेंट भी है। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि वो भी ऐसे हालात में एक बेहतरीन स्पीकर के तौर के ऊपर एक दफ़ा फिर उभरेंगे। और मैं आप सब के लिए भी बहुत दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको और हम सब को मिलकर इस मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और यहाँ मैं ख़ास तौर पे अपने ख़वातीन को जो दोबारा माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद में मुंतखब हुई हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। अपने जो माइनॉरिटी भाइयों को या कोई बहन है तो उनको भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि दोबारा मुंतखब हुए हैं। और उसके साथ साथ जो है वो इनको देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ मैं, कोयटा से जो जीत के आए हैं तो लेकिन और उन तमाम अपने हजरात को, इंडिपेंडेंट हजरात को, दोस्तों को, साथियों को मैं वेलकम करता हूँ जी दिल की गहराइयों से, जो जिन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है, और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप में उनमें कोई तमीज़ तफरीक नहीं है, इंशाल्लाह वो भी हमारे उसी तरह साथी हैं जैसे कि आप साथी हैं। तो मैं सबको वेलकम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाएगा, हमें नेक नीयत रखेगा और पाकिस्तान को हमारे ज़रिए से एक दफ़ा फिर तरक्की का इंशाल्लाह मौका देगा। पार्लियामेंट हाउस YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।